पिकल में नहीं मिलने वाली है और वो लैक्टो फर्मेंटेशन का काम भी नहीं करेगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि जब जिस वेजिटेबल की सीजन हो या फ्रूट की सीजन हो उस अनुसार आप थोड़ा थोड़ा पिकल घर पे बनाइए, बाहर का मत लीजिए। चौथा है ठंडा पानी, फ्रीज का पानी। पानी हमेशा हो सके तो रूम टेम्परेचर पे लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा गुनगुना लेना चाहिए। अगर पानी हम ठंडा पी रहे हैं खाने के साथ में या 15-20 मिनट का गैप रख के, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में जो एंजाइम सिक्रेट्स हो रहे हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है, वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय कर देगा। सो फैट एक्युमुलेशन ज्यादा होगा, चर्बी ज्यादा बनेगी। सो ठंडा पानी अवॉइड करिए। एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी खराब नहीं है, मगर कब कितना लेना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सो पूरे दिन में अगर आप 1 या 2 कप ले रहे हो तो दैट इज फाइन, मगर चाय कॉफी ऐसी पीजिए जैसे आपको पसंद है, कि चाय में मैंने ज्यादा पानी और इतना सा दूध डाला, या मैंने लो फैट मिल्क यूज किया, या मैंने उसके अंदर शुगर फ्री डाल दिया, या मैंने शक्कर की बजाय मैंने गुड़ डाल दिया, और वो चाय आपको पसंद ही नहीं है, तो वो पीने की कोई जरूरत नहीं है। आप आपके शरीर को टॉर्चर मत कीजिए। जैसी पसंद है वैसी चाय लीजिए, जैसे पसंद है वैसे कॉफी लीजिए। अगर हम पूरे दिन में 4-5 चाय कॉफी या हम छोटे छोटे कटिंग चाय भी अगर ले रहे हैं तो वो भी बहुत नुकसान करेगा, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो मेरा ऐसा मानना है चाय कॉफी लीजिए मगर उसको लिमिट में रखिए। अब हम बात करेंगे ऐसी 10 चीजें की जो सुपर फूड में माना जाता है। एक मेरे नजरिए से मैंने एक 10 चीजें का लिस्ट बनाया है, खाने के लिस्ट बनाया है, मगर उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो 10 बोला है वही 10 खाने हैं, आप सब खा सकते हो मगर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। पहली चीज आती है बनाना। हम सब डरते हैं केले से, हाई कैलोरी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, मगर ऐसा नहीं है। बनाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बनाना इज रिच सोर्स ऑफ B6, विटामिन सी, जो भी जरूरत है, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड इवन फाइबर। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको डाइजेशन सिस्टम पुअर है, गैस ट्रबल ज्यादा हो रही है, उनके लिए बनाना बेस्ट है। जब मैंगो मिलती है तब मैंगो खाइए, अभी सीजन में पीच मिल रहा है, प्लम मिल रहा है तो वो खाइए, मगर बनाना इज लाइक 12 मास मिलता है तो हम उसको कभी भी ले सकते हैं। इवन इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर प्री वर्कआउट। कोई एक्सरसाइज करता है और उससे पहले वो कुछ खाना चाहता है तो बनाना इज अ गुड ऑप्शन। सेकंड है पीनट्स। ओ बाप रे, दिस इज लाइक हाई इन फैट, वजन बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, मगर ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अ गुड सोर्स ऑफ फैट, इवन इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक जो भी जरूरी है कोरोना में, B12, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सिंग चना का कोई फेमस नाम नहीं है, या हमने कोई स्टाइलिश नेम नहीं दिया है तो हम उसको वो बोरिंग समझते या ऐसा समझते कि ये कोई कूल थिंग नहीं है, मगर सिंग चना इज द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज वेरी गुड, इट्स लाइक अल्टीमेट स्नैक्स इन बिटवीन। जैसे लंच और डिनर के बीच में अगर हमें कुछ खाना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी भर के खा लिया, आपकी भूख भी सेटिस्फैक्ट हो जाएगी और साथ साथ में आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल जाएगा। बिस्किट्स खाने से या नमकीन खाने से ये बहुत बेहतर है। फिर आते हैं तुलसी पे। सो तुलसी इज लाइक अ होली प्लांट फॉर अस। मोस्टली इंडिया में सबके घर में छोटा सा तुलसी का पौधा होता है, अगर नहीं है तो ले आए। तुलसी हम उसे पवित्र मानते हैं, उसकी हम पूजा भी करते हैं और उसको हम प्रसाद में भी रखते हैं। सो वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल है। आप अगर देखे जाओगे तो इंडिया के अंदर जो चीजें हम पवित्र मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वही चीजें हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। हम पूजा में क्या रखते हैं? तुलसी रखते हैं, हम शीरा बना के रखते हैं, हम फ्रूट्स रखते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी।
फिर आती है बादाम। बादाम इज अ गुड सोर्स of vitamin E, magnesium. It is rich in calcium. So सुबह उठे और कुछ खाना है तो बेस्ट है बादाम। उसको भिगो के रखिए, सुबह उसको ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डाइजेशन सिस्टम विल आल्सो इम्प्रूव। सो बादाम इज द बेस्ट ऑप्शन। इंडिया में बहुत सारी वैरायटी में दाल और कठोल अवेलेबल है, मगर मोस्टली हम गिन चुन के ही खाते हैं। हम मूंग लेते हैं या मूंग की दाल लेते हैं, चना, छोले, राजमा, दैट्स इट, उसके आगे नहीं बढ़ते। सो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दाल कटोली, जैसे कि चौड़ा है, चौड़ी है, ग्रीन वटाना है, फिर कुल्थी है, देन अलग दालें हैं जो हमने कभी खाई नहीं है, तो उसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। हो सके तो पूरे दिन में एटलीस्ट 2 वैरायटी के दाल या कठोल रखिए डाइट, जिससे आपको उसके बेनिफिट मिल सके। सो उसमें से क्या मिलता है? सो वी गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वी गेट गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, जिंक। सो इट इज एन ओवरऑल अ होलसम थिंग, एंड स्पेशली दोज हु आर वेजिटेरियन, उनको डेफिनेटली दाल और कठोल का कंजम्पशन हाई रखना चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट ऑफ अवर फूड। फिर आता है च्यवनप्राश। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ओनली मेड इन इंडिया एंड ओनली अवेलेबल इन इंडिया। तो हम इंडिया में रह के भी अगर इसको ना खाए तो हमने क्या खाया? सो एवरी डे वन शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1 टीस्पून ऑफ च्यवनप्राश एवरी डे, मे बी इन द मॉर्निंग और मे बी इन द बेड टाइम, जिसको जैसे ठीक लगे वैसे। च्यवनप्राश विल हेल्प टू क्लियर द पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इट विल इम्प्रूव डाइजेशन, इवन इट विल ईज इन कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उनको बहुत फायदा करेगा। दोज हु हैव ब्लड प्रेशर, इसमें भी मदद कर सकता है, इवन कोलेस्ट्रॉल। सो 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज। इवन इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द अलर्टनेस, कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। सो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। च्यवनप्राश पहले से ही हमारे कल्चर में, इट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम, मगर हम उसको भूल गए, ये कोरोना ने हमें याद दिला दिया। So it will improve the immunity, even it will help to get relief from cold and cough. So I think it's a best option. फिर आती है बात केसर की। केसर हम मेजॉरिटी इंडियन स्वीट्स में यूज करते हैं, बिरयानी में यूज करते हैं। केसर as a part, apart from like most expensive spice, it has many health benefits, which make saffron more special. A royal gift from nature, unique flavor, wonderful aroma and a golden color. So it will take you to the another world. So केसर के फायदे क्या है? एक तो डाइजेशन इंप्रूव करेगा, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, सो इट विल इंप्रूव इम्यूनिटी, इट विल इंप्रूव योर मूड। आप खुश हो जाओगे केसर का कुछ बना हुआ खा के, आपकी नींद भी अच्छी होगी, एंड इवन फॉर वुमेन्स एंड फॉर गर्ल्स इट इज यूजफुल इन PMS प्रॉब्लम्स आल्सो। So one should consume kesar in the diet. गेहूं और चावल, इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, बहुत सारे हैं, मगर हम सिर्फ रूटीन में गेहूं या फिर हम चावल खाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सके तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार मिलेट्स का कंजम्पशन रखिए, मे बी इन लंच, मे बी इन डिनर। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि एवरी मिलेट्स हैव देयर बेनिफिट्स ओनली इन द स्पेसिफिक सीजन। विंटर में बाजरा बेनिफिट करेगा आपको, समर के अंदर आप ज्वार लीजिए, स्पेशली इन दिस रेनी सीजन रागी इज वेरी बेनिफिशियल। तो जो सीजन में जो मिलेट्स हमारे वहां ग्रो होते हैं उसी का बेनिफिट्स हमें मिलेगा। अगर हम गलत चीज गलत सीजन में खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एनवायरमेंट से कनेक्टेड होती है, जैसा एनवायरमेंट वैसे सिस्टम। तो जब समर होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज गुड, मगर वी नीड मोर हाइड्रेशन एट दैट पॉइंट। व्हेन देयर इज विंटर मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, तो अगर हम जो चीजें डाइजेशन में डिफिकल्ट होती है वो चीज हम विंटर में लेते हैं और तो डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मगर इन दिस रेनी सीजन one should eat light and fresh cooked food जो डाइजेशन में तकलीफ ना करे।
फिर आते हैं नटमेग पे। नटमेग बहुत सारे आई थिंक सबको पता नहीं होगा इसके बारे में, और इट इज वेरी बेनिफिशियल। इसका यूज भी मेजोरिटी इंडियन स्वीट्स में होता है, और हम उसको ग्रेट करके दूध में भी ले सकते हैं। दैट विल इम्प्रूव द स्लीप। अगर नींद की किसी को प्रॉब्लम है तो रात को थोड़ा सा ग्रेट करके अगर दूध में गुनगुने दूध के अंदर मिक्स करके ले लोगे तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर स्लीप। इवन इट इज गुड फॉर डाइजेशन, और इवन इट विल हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द स्किन। तो दिस इज वेरी गुड, और एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। आखिर में बात आती है हैप्पीनेस की। सब करें हम, अच्छा डाइट लें, एक्सरसाइज करें, सब करें, और खुशी न रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो खुश रहना इज ऑल्सो एन इम्यूनिटी। जरूरी नहीं है कि किसी को मीठा खिला के ही खुशी दे सकते हैं, मीठा मुंह करके ही खुशी दे सकते हैं। मीठा बोलकर या खुशियां बांटकर भी हम खुश रह सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि ओवरऑल काम करिए अपने डाइट में, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई एक फूड या एक मैजिक पिल नहीं है जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो टुडे इज फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल, एंड टुमारो इज रक्षा बंधन। Make sure that you eat one Indian sweet when there is festival season in our India. That will give you all the benefit nutrients, which is going to help you to improve immunity and to be healthy. Thank you. I hope आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो और मेरी बातें आपको फ्यूचर में काम लगे। थैंक यू सो मच कृति जी। हमें तो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम ना डाइट की बात कर रहे हैं या किसी डाइटिशियन से बात कर रहे हैं। आपके प्रेजेंटेशन ने तो मुझे लगता है जितने लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, सबसे पहले तो सब लोग बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपने उन्हें कहा कि आप मीठा खा सकते हैं। और कल राखी है और सब लोग वेट कर रहे होंगे कि हाँ कुछ मीठा बनेगा घर में और मीठा खाएंगे। और आपने जो थाली दिखाई, उस थाली में सब कुछ था, उसमें पापड़ भी था, उसमें अचार भी था, जिसके लिए हर कोई कहता है कि इसे अवॉइड करो, ये मत खाओ। तो आपने इतनी अच्छी तरह से बताया कि हम सब कुछ खा सकते हैं। तो डाइटिंग मतलब कितना सिंपल हो गया अकॉर्डिंग टू यू। सो आई थिंक सब लोग बहुत ही खुश हो गए होंगे। और जिस तरह से चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे, आई थिंक सब लोगों को बड़ा ही एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में आए हैं मैं पूछना चाहूंगी, एंड देन आई विल आस्क सम मोर टेक्निकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस आया था जो आपने मूंगफली के बारे में बताया, सींग चने के बारे में। तो ये सींग चने को कैसे खाना चाहिए? इसको सेक के खाना चाहिए या रॉ खाना चाहिए, या जैसे कि गुजराती दाल में उबाल के खाते हैं, कैसे खाना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज अगर हम उसमें लॉजिक लगाते हैं कि कैसे खानी है, तो वो हमारे किचन में ही है। कि कभी भी हमने कच्चे सिंगदाने नहीं खाए, क्योंकि वो किसी में यूज ही नहीं होते। अगर हम सिंगदाने खा रहे हैं तो मे बी सिंगदाने सेके हुए खा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा नमक है, या हम सिंगदाने दाल के अंदर उबाल के खा रहे हैं तो वो कुक हो गया है, या हम सिंगदाने को सेक के छिलका निकल के उसके लड्डू बना रहे हैं। तो कहीं पे भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि सिंगदाने कच्चे खाने हैं। ऑलवेज उसको पका के खाने हैं या सेक के खाने हैं। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन। मिथ के बहुत सारे हेल्थ ऐसे इश्यूज है जिसमें सिंगदाने नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर सिंगदाने अगर आप कच्चे खा रहे हो तो वो डेफिनेटली नुकसान करेगा, मगर अगर हम उसको पका के खा रहे हैं या सेक के खा रहे हैं तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। ओके, ठीक। एक और क्वेश्चन आया था हमारे एक ऑडियंस की तरफ से कि क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए। आपने बताया हम सब कुछ खा सकते हैं, समय के अनुसार भी आपने बताया, और समय पे भी समय क्या खाने का क्या समय होना चाहिए। जैसे हम सब ज्यादातर हम जैन हैं, तो हम लोग चौबिया रखते हैं, रात को नहीं खाते हैं। तो ये हमें पता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो साइंटिफिक रीजन क्या है, आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, समय और क्वांटिटी दोनों ही चीजों के बारे में?
समय की बात करें तो वो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट चीज है। वो एक टाइप का एक सिस्टम सेट किया हुआ है बॉडी ने कि भूख लगेगी तभी खाना खाना है, अगर भूख नहीं लग रही है तो जबरदस्ती खाना नहीं खाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब हम बीमार होते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी हमें ऐसा सिग्नल देगा कि हमें भूख नहीं लगी है या हमें नहीं खाना है या सिर्फ पानी पीना है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी हमें सिग्नल देती है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो हो सकता है कि मैं आज शायद 2 रोटी खा लूं और कल 3 खा लूं, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी मुझे भूख नहीं है तो मैं एक भी ना खाऊं। तो वो हमेशा अलग अलग पैटर्न रहता है बॉडी का। कब रुकना है तो उसका मतलब ये है कि जब आपका पेट एकदम से फुल ना हो जाए, उससे पहले आपको रुकना है। सो 2-3 निवाले हमेशा कम खाने चाहिए, जिससे वो ओवर फीडिंग की फीलिंग ना आ जाए, वो गिल्ट ना हो बॉडी को। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेंगे तो 45 मिनट्स के बाद माइंड सिग्नल देगा कि मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, अभी उसके बाद तो हम क्या कर सकेंगे, 45 मिनट्स तो हो चुके हैं। सो हमेशा खाने को अगर शांति से पलाठी बना के नीचे बैठ के खाएंगे या डाइनिंग टेबल के ऊपर चेयर के ऊपर पलाठी बना के बैठेंगे और धीरे धीरे खाने को हाथों से टच करके, चम्मच से नहीं, हाथों से टच करके खाएंगे, उसका टेस्ट, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका विजन और जो चबाने का जो हमारा आवाज है उसको फील करेंगे, तभी वो सेंसेस हमें बताएगा कि हमें कब रुकना है। तो अगर ये सारे सेंसेस को साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हमें सिग्नल मिल जाएगा कि अभी हमें रुक जाना है। तो एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को जब मैं फूड सजेस्ट करती हूँ तो मैं उसमें कोई ग्राम्स नहीं लिखती हूँ या कोई क्वांटिटी नहीं फीड करती हूँ। मैं हमेशा ये लिखती हूँ कि 1 सर्विंग या 2 सर्विंग आप लीजिए, आपके अनुसार खाइए। अगर गिन गिन के खाने को मैं बोलूंगी तो आज सब फॉलो कर लेंगे, कल नहीं हो पाएगा। तो वही बात घूम फिर के आती है कि सस्टेनेबल डाइट नहीं हो पाएगा। तो क्वांटिटी खुद से जजमेंट लेना है, ना ही वो मैं बता सकती हूँ ना ही कोई और बता सकता है। So your body is the right way to give you signal when to stop. बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से ये भी जैसे आपने बताया डिसिप्लिन, अनुशासन और गुड हैबिट, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ हैबिट जिसको हमें कल्टिवेट करना पड़ता है। नहीं तो अच्छा खाना देखकर भूख ज्यादा लगती है और लौकी की सब्जी देखकर भूख कम लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है जो चीज देख के हम खाए, हाँ, कि पेट भरा हुआ है मेरा, मैंने अभी ही फुल नाश्ता किया है और मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ भेजा और मुझे वो देख के ऐसा करा कि चल मैं खा लूं, तो वो सिर्फ देखने से वो मन कर रहा है, भूख नहीं लगी है मगर सिर्फ मन कर रहा है। सो भूख लगना और मन करना वो दोनों चीजें अलग अलग है। टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं उसको नहीं खा सकती, भले वो मेरे सामने पड़ा है। वो जब भूख लगेगी, वो खाना जब वो पहले खाया था वो पच जाएगा, तब अगर हम उसको खाते हैं और भले वो मिठाई है या कुछ तली हुई चीज है तो वो पच जाएगी, उससे फैट नहीं बनेगा। सही बात है। तो आपने जैसा ये बताया, तो आप मतलब आपके हिसाब से टाइमिंग्स को हमें कैसे, कितनी बार दिन में खाना चाहिए? जैसे हम लोग कई बार हमारे जो तिथियां होती हैं तो कभी उपवास रखते हैं, कभी एकादशना करते हैं, कभी व्यासना करते हैं। तो आपके हिसाब से ये फास्टिंग, अभी जैसे आजकल हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सुन रहे हैं, तो आपने तो जैसे बताया बहुत टाइम तक, तो हमें फास्टिंग तो करनी ही है। अभी पर्यूषण भी आने वाला है, तो अभी चातुर्मास चल रहा है, तो कई लोगों के कई सारी पालना चल रही है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा डाइट पर्सपेक्टिव से और थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो रिलीजियस से कनेक्टेड होते हैं। तो वो रिलीजन में उसके अनुसार ही उसका डाइट होता है। जैसे अगर श्रावण महीना है तो उसमें फरार खाना है या एक ही बार खाना है, बाकी के टाइम पे फल खाना है या दूध पीना है या ड्राई फ्रूट लेना है। नवरात्रि है तो उसमें भी हम इस तरह से फॉलो करते हैं। पर्युषण है तो पर्युषण में भी हम एक बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं या हम उपवास करते हैं। तो ये सब चीजें इंडिविजुअली कनेक्टेड होती है।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं उपवास करके मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लाइट फील हो रहा है, मुझे एनर्जेटिक लग रहा है, तो मेरे लिए वो उपवास सही है। मगर अगर उपवास करने से मेरा मन चिड़ित हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं काम नहीं कर सकती, मैं फोकस नहीं दे सकती, तो वो गलत है। तो इंडिविजुअली वो उस हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। जैनिज्म में जो सर्केडियन रिदम के बारे में जो मैंने बताया, स्लीप के बारे में, तो वो कनेक्टेड है बॉडी से। स्पेशली जैनिज्म में कि रात को 6 बजे या 7 बजे तक जब सनसेट हो जाता है तब आप खाना ले लीजिए और फिर बाद में ना खाइए। तो वो जो हम चौवियर जो करते हैं, सो दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। मगर कोई ऐसा है जिनको रात को 8 बजे के बाद या 9 बजे या 10 बजे बहुत भूख लग रही है, तो क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि वो चौवियर नहीं कर सकते, वो चौवियर रख सकते हैं, मगर ऐसी छूट थोड़ी रखनी चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा दूध ले सकती हूँ, या मैं थोड़े बादाम खा सकती हूँ, या मैं थोड़े काजू खा सकती हूँ, तो जिससे वो पोल्यूशन का जो बेनिफिट है, सॉरी चौवियर का जो बेनिफिट है, वो मिलता रहेगा बॉडी को। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें फास्टिंग से अच्छा लग रहा है, इफ वी आर फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग एनर्जेटिक, और वो करने की इच्छा है मन से, तो डेफिनेटली करिए। मगर फास्टिंग से नुकसान लग रहा है कि मुझे बहुत लेजी लग रहा है, लो फील हो रहा है, एनर्जी नहीं रह रही है, या मेरा जो काम है रूटीन का वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। सो इंडिविजुअली कॉल लेना पड़ता है। रिलीजियन फैक्टर इज देयर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी रिस्पॉन्स ऑल्सो। अभी बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की। अभी बहुत ट्रेंड में है, और बहुत सारे लोग वो फॉलो भी कर रहे हैं, और या करके छोड़ भी दिया है। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग आज की बात नहीं है, बहुत सालों से है, मगर अभी नया नया थोड़ा ज्यादा उसकी ट्रेंड बढ़ी है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी ये बोला जाता है कि आपको थोड़े से घंटे भूखे रहना है। वही चीज जैनिज्म में है, हम वही करते हैं। अगर रात को 6 या 7 बजे खाना खा लिया है, और फिर सुबह हम 7 या 8 बजे कुछ ले रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारा 10 घंटे का गैप हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा फास्टिंग हो गया। तो वो फास्टिंग करने से, अगर इफ यू फील कंफर्टेबल देन यू कैन कंटिन्यू, मगर इफ यू फील दैट यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, ना ही वेट में, ना ही इंच में, और आपको पसंद भी नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो गलत है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में 2 बार जो खाने को बोलते हैं, इन बिटवीन जो लिक्विड्स बोलते हैं वो भी लेने चाहिए। मगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर मेजोरिटी हम लोग क्या भूल कर देते हैं कि बहुत सारा मीठा खा लेते हैं, या बहुत सारी तली हुई चीजें खा लेते हैं, और बाकी की चीजें जो जरूरी होती है उसको भूल जाते हैं। सो मेजोरिटी क्या होता है कि बैलेंस जो रहना चाहिए डाइट के अंदर, वो नहीं रह पाता है, क्योंकि हम इतनी भूख लगती है, इतनी क्रेविंग होती है कि हम ज्यादा खा लेते हैं या गलत खा लेते हैं। तो फास्टिंग कर सकते हैं, मगर वो प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें हम एक साथ में ले सके। जिसकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा खाने की एक बार में, तो उसके लिए फास्टिंग ठीक नहीं। जिसको ऐसी हैबिट है कि 2-3 घंटे में भूख लग रही है, तो उसको ये सूट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू कृति जी, आपका ये आंसर बहुत लोगों को पसंद आया है, और आई कैन सी सम इमोटिकॉन्स, लोग क्लैप कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं। एक और चीज है जो आजकल कई लोगों ने अपनानी स्टार्ट करी है, और वो कंपैशन से भी रिलेटेड है, अगेन वो जैनिज्म से रिलेटेड है, जो कि है वीगन डाइट, जिसके अंदर हम दूध और दूध के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। तो आपका क्या विचार है कि आने वाले टाइम में क्या वीगन डाइट सही डाइट रहेगी? ओके, सो अनदर ट्रेंडी डाइट, वेगन डाइट। सो अगर हम एंशिएंट टाइम पे जाए, पहले अगर हम जाए, तो पहले से ही हमारे रूटीन में दूध और उसकी बनावटों का इंटेक रहा हुआ है। कृष्ण भगवान भी लेते थे, और वो पहले से ही वो ट्रेंड है। सो मेरा ऐसा मानना है कि जिसको मिल्क और उसके प्रोडक्ट लेने से कोई तकलीफ है, कोई एलर्जी है, या डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी खराब हो रही है, या उनको सूट नहीं कर रहा है, या ज्यादा ब्लोटिंग रह रहा है, गैस प्रॉब्लम रह रही है, तो वो अगर उसको न ले तो वो फायदे हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम काउज और बफेलोस को हम टॉर्चर कर रहे हैं दूध के लिए,
और वो तरीके से अगर हम नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई नजदीक में कोई गौशाला हो जहाँ पे कम गाय और कम भैंस का दूध निकाला जाता हो, जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन ना हो, तो वहां पे वो टॉर्चर नहीं होता है। सो नजदीक से अगर कोई मिल्क हमारे घर में आ रहा है, बहुत बहुत दूर से अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। मगर जो चीज नजदीक से मिल रही है हमें, तो वो नुकसान नहीं करेगी। सो देर आर टू लॉजिक। एक, तो अगर हमें नुकसान हो रहा है उससे, वेगन चीजों से, कि दूध या उसकी बनावट से हमारे शरीर में वो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली नहीं लेना है। और दूसरा, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये लेने से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं गायों को या भैंसों को, तो छोटी जगह से दूध मंगवाना चालू करिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो सबको वेगन होना है, सबको दूध बंद कर देना है, ऐसा नहीं है। जिनको सूट कर रहा है, जिनको पसंद है दूध, उनको डेफिनेटली लेना चाहिए। दूध और उसकी बनावटों में इतना सारा न्यूट्रिशन है जो बहुत सारी चीजों में नहीं है। और दूध का पहले से ही हमारे एंशिएंट कल्चर में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको जीरो नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक आपने कहा था केसर के बारे में, आपने केसर की बहुत इंपॉर्टेंस बताई। तो केसर का तो एक तरीका है, हम जैसे मिठाइयों में डालते हैं और बिरयानी में डाल लेते हैं, लेकिन वो तो रेगुलरली नहीं होता है। तो केसर को कितना लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए, थोड़ा सा और उसके बारे में बताएंगे? केसर आप रात को छोटी सी कटोरी में बादाम और किशमिश के साथ या बादाम और काजू के साथ के ले सकते हैं। तो एक या दो स्ट्रैंड को दूध के अंदर मिक्स करके रात को आप उसका दूध भी पी सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है हमारा, आजकल की जैसी मॉडर्न लाइफस्टाइल है कि हम कुछ भी करें, थोड़ा अगर जैसे खाना बच जाता है तो हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ऐसे तो जैनिज्म में मतलब हमारे घरों में रात का आटा तो बिल्कुल भी मतलब हम नहीं रखते हैं, नहीं यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे सुबह से ऐसा करने से कोई नुकसान होगा? और दूसरी बात, अगर जैसे सब अभी वेजिटेबल्स वगैरह भी रॉ वेजिटेबल्स रेफ्रिजरेटर में रखते, तो क्या हमें उससे थोड़ी देर बाहर रहने देना चाहिए, उसके बाद ही कंज्यूम करना चाहिए? ये रेफ्रिजरेशन के ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन है, तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सो खाने का ऐसा लॉजिक है कि जब हम उसको कुक करते हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स उसका न्यूट्रिशन उसमें मेंटेन रहता है, कांटेक्ट रहता है। मगर जैसे ही टाइम जाता है, मे बी आधा घंटा और मे बी उससे ज्यादा, और फिर हमने उसको कंज्यूम किया, तो डेफिनेटली न्यूट्रिटिव वैल्यू विल बी लो। सो एक तो न्यूट्रिशन उसका लो हो जाएगा। हाँ, जब भी हम कोई चीज का टेम्परेचर बदलते हैं, कि हमने गर्म की हुई चीज बनाई और फिर उसको फ्रीजर में रख दिया, या हमने गर्म की हुई ठंडी चीज को माइक्रोवेव में रख दिया, हाँ, तो जब ये टेम्परेचर चेंज होता है, तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी रहती है उसके अंदर, क्वालिटी जो रहती है वो कम हो जाएगी। तो माय सजेशन इज दैट कि जो भी खाना बना रहे हो आप, वो लिमिट में बनाइए, ज्यादा बचे नहीं, वो ध्यान रखिए। बच रहा है वो दे दीजिए। जी। सेकेंडली, कोई भी चीज फ्रीज में रख के जब आप उसको गर्म करना चाहते हो, तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर उसको गर्म करिए। अगर हम एकदम ऑपोजिट रिएक्शन करेंगे कि एकदम गर्म चीज को ठंडी कर दी और एकदम ठंडी चीज को एकदम से गर्म कर दी, तो वो लेने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। जैनिज्म एक बहुत अच्छी चीज है कि वन शुड कंज्यूम फ्रेश फूड, राइट राइट। और वो एक इंस्टेंट ले लो, हाँ, तुरंत बनाया तुरंत खा लिया, वो सबसे बेस्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारा एक यंग व्यूअर है जो कि कॉलेज में पढ़ता है अभी, वो प्रिजर्व फूड, रेडी टू कुक फूड, अब ये लोग बच्चे हैं, अलग रहते हैं, तो उनको खाना पड़ता है। तो आपका, वैसे तो आपने मना किया कि पैकेट में से निकाल के मत खाओ, लेकिन फिर भी मतलब व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच यू कैन गिव, एंड आपका क्या विचार है इसके बारे में? बॉय है कि गर्ल है?
बॉय है। तो सबसे पहले तो उसको कुकिंग सीखना है। बिल्कुल। जितना फ्रेश बना के खाएंगे उतना ही फायदा मिलेगा। तो कोई सही। भी चीज फ्रोजन की हुई है, डेफिनेटली पेट तो भर जाएगा मगर न्यूट्रिएंट्स नहीं भरेंगे। तो ऐसी चीजें प्लान कर सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे उपमा बनाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने उपमा को सेक के फिर रख दिया डब्बे के अंदर, और फिर गर्म पानी और वेजिटेबल्स डाल के मैंने बना लिया। एक ये ऑप्शन कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जितना फ्रेशली कट करें उतना बेहतर है। अगर हम उसको कट करके फ्रोजन कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो भले ज्यादा ना यूज करें मगर कम वेजिटेबल से भी बना सकते हैं, तो चॉपिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता है। बड़े बड़े जितने चॉप करेंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें रहेगा, जितना छोटा छोटा चॉप करोगे उतना न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो 4-5 चॉप कर दिया, इट्स डन। सो कुकिंग सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिचड़ी इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। दाल चावल मिक्स किया, सब्जी है तो सब्जी डाली और सीटी बजा ली, तो इट्स वेरी इजी। नूडल्स से बहुत बेहतर है खिचड़ी। सो टाइम नहीं है तो खिचड़ी बनाओ या उपमा बनाओ। रोटी मेकर दलिया अवेलेबल बना सकते हैं। रोटी। अलग अलग जैसे मिलेट्स आपने बताया, हाँ, तो हाँ, गेहूं का दलिया बना सकते हैं, मकई yes, का दलिया बना yes. सकते हैं। There are many things जो इजी है, इंस्टेंट है। अभी मैंने एक इजी रेसिपी रखी थी स्टोरी पे, जो हम आई थिंक सब खाते होंगे, खिचू जिसको बोलते हैं। राइस का हाँ। खिचू या बाजरी का खिचू या जवार का खिचू, तो वो भी बहुत इंस्टेंट है, फटाफट से बन जाएगा। सेम थिंग विल हैपन विद द लोचो एंड खमन। तो ऐसी चीजें जो इजीली बन सकते हैं, या हम भेलमुड़ी भी ले सकते हैं, भेल बना सकते हैं हाँ। कुमरे की। उसमें हमने वेजिटेबल्स डाल दिए, चटनी डाल दी, तो वो इजी इंस्टेंट हो जाएगा। अगर कुछ इंस्टेंट लेना है जो गेहूं के साथ कनेक्टेड है, तो हमने रोटी के ऊपर वेजिटेबल्स डाल के उसको ओवन में रख दिया तो पिज्जा बन गया। भाखरी अच्छा। पिज्जा, हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं बना सकते। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच वी कैन ट्राई। एंड अगर ज्यादा कुकिंग नहीं हो पाता है तो गो विथ मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, तो दैट विल गिव यू गुड न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज दिए। अब हमारा क्वेश्चन अंजना जी झाबक है, वो एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो अंजना जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर बॉडी ऑलरेडी बढ़ गई है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, आपके राय क्या है? अरे, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछना चाहिए था असल में। आपको मेरे पास आना पड़ेगा, सबसे हाँ इजी। जी, आऊंगी, जरूर आऊंगी, पर आप तो थोड़ा अभी तो बता दीजिए। जी, जो मैंने प्रेजेंटेशन में पूरा जो रखा हुआ था वही लॉजिक है। डिसिप्लिन, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। अगर आप आपका स्केड्यूल फिक्स करोगे, तो मुझे ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे सोना है, घर का बना हुआ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में लूंगी, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की मैं एक्सरसाइज करूंगी रोज, तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। कोई मैजिक फूड नहीं है। जो भी खाना आप ले रहे वो आप समझ के लीजिए कि मुझे कितनी जरूरत है, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको समझ के करना है, माइंडफुली करना है। ओके, मैं थैंक हमारे यू। ऑडियंस को बता दूं कि कृति जी जो है वो बहुत सारे, उनके पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी केवल ऐसे ही नहीं फूल गई है, किसी बीमारी की वजह से या किसी लाइफस्टाइल और डिसऑर्डर की वजह से बढ़ गई है। तो उसके लिए भी जो कृति जी ने जो डाइट प्लान दिया, बहुत सारे लोग ना केवल उन्होंने अपना वजन कम किया, बट उनको जो वो लाइफस्टाइल डिजीज थी वो भी उनकी क्योर हो गई, जैसे शुगर कम हो गई, बीपी कंट्रोल में आ गया। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी डाइट से रिलेटेड है। और अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो अपने आप स्ट्रेस कम होगा और मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो कृति जी, टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड देयर रिलेशन टू डाइट, एंड आपका थोड़ा एक्सपीरियंस और कुछ एग्जांपल्स अगर आप शेयर करें तो दैट विल रियली इंस्पायर अस। जी, लाइफस्टाइल डिजीज कब आते हैं? जब वेट बढ़ता है। वेट बढ़ता है तो हम उसको बुलावा दे रहे हैं कि भाई आओ, मुझे डायबिटीज कराओ या मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। XYZ बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। ये जो डिजीज होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए
जब हम पहली बार रिपोर्ट में आ गया कि मुझे शुगर है, तो हम बहुत डर जाते हैं कि अभी करें क्या। तो सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और आपको इसको मानना है कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे पहले फोकस रखो, कि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। मेरा एक पेशेंट है जिन्होंने 1 साल के अंदर 2-3 महीने में अलग अलग तरह के से डाइट फॉलो करके वेट लॉस किया था, अराउंड 15 से 20 किलो जितना। फिर वैकेशन फेज आया तो वो 1 महीने या 1.5 महीने के लिए कहीं बाहर गांव गए घूमने के लिए, और वो फेज में वो पूरा जो डाइट उन्होंने पहले फॉलो किया था वो छूट गया, क्योंकि वो वैकेशन पे थे, वो एंजॉयमेंट के मूड में थे, तो वो सब छूट गया। तो जब वो वापस आए तब उनको सिम्टम्स क्रिएट होने लगे कि बहुत पर्स्पिरेशन हो रहा है, अनईजी लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, काम नहीं हो पा रहा है अच्छे से, फोकस नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, तो देखा तो ब्लड रिपोर्ट्स में वेरी हाई शुगर, अराउंड 500 शुगर, HbA1c उनका 11.5। तो घबरा गए, सब घबरा जाएंगे, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो सीधा गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जब तक आप ये दवाई नहीं लोगे ये रेगुलेट नहीं होगा। फिर उनको ख्याल आया मेरा, वो मेरे पास पहले नहीं आए थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही कंसल्टेड मी। तो आए, मैंने उनको सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप डिसिप्लिन्ड हो, कमिटेड रह पाओगे, डिटर्मिनेशन है आपके में, तभी आप डाइट करिए, नहीं तो दवा ले लीजिए। अगर आपको आपका जो रूटीन है वो ऐसा सेट करना है जो फ्यूचर में सस्टेनेबल हो और आपको आगे जाके भी कभी शुगर ना आए या ब्लड प्रेशर ना आए, तो आपको आपका डाइट एज ए जर्नी देखना पड़ेगा, नॉट एज अ डेस्टिनेशन, कि मुझे 10 किलो कम करना है और मुझे शुगर एकदम नॉर्मल ला देनी है, तो मैं अभी टेम्पररी डाइट कर लूंगा और फिर देखेंगे। जो उन्होंने पहले मिस्टेक वैसी की थी कि अलग अलग तरह से डाइट किए, वेट लॉस किया और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई डिजीज आती है हमें, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले ये माइंड में बात आनी चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मुझे ये प्रॉब्लम आई है। क्या मैं गलत खाना खा रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, या मेरा सोने का उठने का टाइम सही नहीं है, या मैं पानी सही से नहीं पी रही हूँ। तो ये इसमें से कौन सी चीज गलत हो रही है उस पर पहले फोकस देना चाहिए। तो जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज होगी, ऑटोमेटिकली डिजीज क्योर हो जाएंगे। तो जो पेशेंट में बात कर रही थी 11.5 HbA1c था और 500 शुगर था, तो विद इन फ्यू डेज उनका रिजल्ट आ गया 5.3 HbA1c फ्रॉम 11.5 और ब्लड शुगर लेवल भी ऑलमोस्ट 100 के अराउंड विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत बढ़िया। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक क्या था कि वो तुरंत ही जाग गए, वर्कआउट चालू कर दिया, डाइट मैंने जैसे बना के दिया था वैसे उन्होंने फॉलो करना चालू कर दिया, और हर 3 महीने में हम रूटीन चेकअप करते रहते थे। तो डेफिनेटली वो सही होने ही वाला था। नाउ ही इज फाइन एंड कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड हेल्दी। बहुत अच्छी बात। मेघना जी, एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब। ये जो एक तो विटामिन B12 बहुत कम हो जाता है और अनदर प्रॉब्लम इज D3 की डिफिशियंसी से काफी प्रॉब्लम होता है, तो ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। और एक चीज मार्केट में भी रेगुलर सप्लीमेंट मिलते हैं, टेबलेट्स वगैरह, जिसके अंदर सभी कंटेंट रहते हैं, जैसे यूएस वगैरह में बहुत काफी लोग लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लेना चाहिए या सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट में क्या फूड डाइट्स को उसको एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं वैसे तो बहुत अगेंस्ट हूँ सप्लीमेंट्स के, खास करके प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, मगर अभी जो सिचुएशन है पेंडेमिक, उसमें वी नीड टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। तो कोई डेफिशिएंसी हो बॉडी में, विटामिन डी बहुत कम है या विटामिन B12 बहुत कम है, तो डेफिनेटली उसका हमें कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, खाने से वो सुधरेगा मगर उसको टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि फर्मेंटेड फूड है, पिकल है, पापड़ है, जो चीज में लैक्टो फर्मेंटेशन होता है उसमें B12 बढ़ सकता है। B12 की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मगर हम जो इस हिसाब से हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी की, इसमें हम AC में रहते हैं, बाहर कम जाते हैं, मिट्टी वगैरह टच करना बहुत कम होता है, नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है,
और जो भी चीजें हम रूटीन में फॉलो करते हैं वो ज्यादा क्लीन रखते हैं, सैनिटाइजेशन ज्यादा करते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, एक्वागार्ड या कोई भी फिल्टर यूज करते हैं। तो ये सब करने की वजह से B12 हमारे बॉडी के अंदर कम हो रहा है, क्योंकि गट बैक्टीरिया इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, कम पड़ रहा है। सो डाइट धीरे धीरे करके अगर हम वैसा रखें कि जिसमें कॉम्बिनेशन हो पूरी चीजों का, तो ऑटोमेटिकली B12 इंप्रूव होगा। मगर अगर डेफिशिएंसी है अभी कोई भी विटामिन की, तो वो जरूर लेनी चाहिए विद द सप्लीमेंट्स। मैडम एक और चीज चल रही है, जैसे RO वाटर यूज करते हैं तो B12 कम होता है, देखिए वो मेरा साइंटिफिक आपको आइडिया है कुछ? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो पानी हमें मिल रहा है, मीठा पानी, उसको आप उबाल लीजिए अच्छे से और उसको छान के या मिट्टी के घड़े में या कॉपर के घड़े में भर दीजिए। इससे बेस्ट फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है। सो भले कितने सारे मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में जो बहुत महंगे हैं और ऐसा दावा करते हैं कि इससे एसिडिटी चली जाएगी या इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी एक केस रिसेंटली मैंने ऑनलाइन कंसल्टिंग किया, उसमें एक पेशेंट मुझे बता रहा था कि मैंने ये मशीन बाय किया है और वो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं होगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो पानी हमेशा प्योर और उसको सिर्फ गर्म करके छान के उसको भर दीजिए, दैट्स इट। नहीं, RO भी उसको प्योर ही करता है बेसिकली। मशीन है ना, एनीथिंग विच इज मशीन रिलेटेड इज नॉट हेल्दी, समथिंग विच इज नेचुरल इट इज गुड, वो हमें हार्मफुल नहीं होने देगा। अगर जो चीज मशीन में से हो रही है, जैसे कि मशीन के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजोरिटी प्लास्टिक यूज होता है, तो वो वाटर उससे कनेक्टेड होगा, तो माइनर एकदम माइक्रो अमाउंट में तो प्लास्टिक एब्जॉर्ब होने ही वाला है, तो वो तो आज नहीं ना कल तो नुकसान करेगा ही करेगा। मैं थोड़ा एग्री नहीं हूँ, विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट दिस वन। ठीक है, यू कंटिन्यू मेघना जी। हाँ, ये कई सारी बातें हैं। आजकल इतना डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी अच्छा डेलिब्रेशन होता है। तो थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने ये पॉइंट उठाया। एक और क्वेश्चन है हमारा कि आजकल रॉ डाइट के ऊपर, जैसे कि कच्चा और बिना पकाया खाना, बिना पका हुआ खाना खाने पर काफी सारी ऐसे डाइट प्लान, अगेन मैं एक डाइट फैट की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या वो हमारे खाने के लिए अनुकूल है? देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है उस हिसाब से रॉ फूड का कनेक्शन होता है। अगर मैं दो चीज इकट्ठा खा रही हूँ, हाँ, मैंने सैलेड भी लिया बहुत अच्छे से और मैंने पका हुआ खाना भी, तो होगा क्या कि पका हुआ खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, सैलेड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। सही। तो हो सकता है कि सबको नहीं मगर किसी किसी को उसे तकलीफ हो, गैस प्रॉब्लम हो या डकार ज्यादा या ब्लोटिंग रहे, तो वो उसको अवॉइड करना है। मगर सिर्फ कच्चा खाना है, पका हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। हम पूरे दिन या मे बी थोड़े दिनों तक या थोड़े महीने तक कर सकते हैं, मगर फिर नहीं कर सकते, तो वो बोरिंग हो जाएगा। सो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग विच इज सस्टेनेबल, जो हम आज कर रहे हैं और कल भी कर सकें, वैसा ही डाइट फॉलो करना चाहिए। कृति जी, हमारे साथ हमारे जो प्रोफेशनल फोरम के बहुत सीनियर मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं, और जो प्रेसिडेंट है राहुल जी राठौर, वो भी प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन राहुल जी की तरफ से है, तो राहुल जी ओवर टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो अब उनकी एज भी है, तो उसके अभी की परिस्थिति को देखते हुए किस प्रकार की चीजों का फूड के अंदर उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए थायराइड के लिए इतना कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। थायराइड में थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं जो कच्ची नहीं मिलती है डाइट के अंदर, जैसे कि पीनट्स है या ब्रोकली है, और स्पेशली जो पैकेट फूड है, जो बेकरी आइटम्स है, ब्रेड्स है, पेस्ट्रीज है, बिस्किट्स वगैरह है, वो नहीं लेने हैं। बाकी ओवरऑल सब खा सकते हैं, मगर यही है कि अगर उनकी एज ज्यादा है तो उनको लाइट और होम कुक्ड हेल्दी फूड देना चाहिए, और स्पेशली डिनर हैज टू बी लाइट, ब्रेकफास्ट और लंच में उस हिसाब से वैरायटी रख सकते हैं, मगर देयर इज नो स्पेसिफिक सजेशन फॉर द थायराइड। सो थायराइड इज एन हार्मोनल प्रॉब्लम, तो वो जो ग्लैंड है वो बाकी के ग्लैंड्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रॉब्लम।
सो मेरा ऐसा मानना है कि रूटीन सही होना चाहिए. देयर इज नो स्पेसिफिकेशंस फॉर द थायराइड. अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं. फिर हम अब लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस और ले सकते हैं. तो एक हमारे पार्टिसिपेंट है मनोज जी जैन. उनका एक क्वेश्चन है, तो ओवर टू यू मनोज जी, आपकी क्वेश्चन के लिए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रियंती से कि आप प्लीज मनोज जी को अगर अनम्यूट कर सके. मनोज जी को हम सुन नहीं पा रहे, या फिर मनोज जी अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल. नहीं, ओके, वो म्यूट प्रॉब्लम था. थैंक यू मेघना जी. मेरा सवाल ये था कि अभी घर के अंदर अपने आरओ प्लांट लगा के रखते ही हैं, तो उसका पानी सेफ है या नॉर्मल गर्म किया हुआ पानी, मटके वाला पानी पिए वो ज्यादा सेफ है? नल से पानी है. हाँ, वो उन्होंने आंसर किया है. सेम चीज आप पूछ रहे हो. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो पानी हमें घर में मिल रहा है मीठा, वो पानी को आप उबाल लीजिए और उसको ठंडा करके छान के मटकी के घड़े में या फिर कॉपर के घड़े में भर के रख सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है. कोई मशीन या कोई प्लांट की जरूरत नहीं है. अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे फादर के बहुत शुगर हाई आई थी, तो अभी हमको नींबू पानी देते हैं तो उनको खांसी आती है, तो देना चाहिए नींबू पानी या नहीं देना चाहिए हमको? अभी शुगर 300-400 के रेंज में थी फादर की अभी लास्ट वीक में. ओके, नींबू पानी खाने के थोड़े देर में आधा ग्लास दे सकते हैं, मगर भूखे पेट शक्कर डाल के नहीं दे सकते. नींबू पानी दिया पर 3-4 घंटे बाद दिया तो उनको खांसी आने शुरू हो गई. ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ में. इट्स अ मिथ. थैंक यू. एक और क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस की तरफ से, मधु जी देरासरिया. मधु जी देरासरिया, अगर हम उन्हें अनम्यूट कर सकें, उनका क्वेश्चन है. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है. हाँ, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये एसिडिटी में क्या फूड खाना चाहिए? बिकॉज मेरी डॉटर यूएस में है और उसको एसिडिटी बहुत मतलब ज्यादा हो गई है, तो वहां के डॉक्टर ने उसका सब कुछ बंद करवा दिया है. खाली फलका और उबली सब्जी के अलावा वो कुछ भी नहीं खा सकती. तो मैम आप बता सकते हो प्लीज कि एसिडिटी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ओ बाप रे, सिर्फ फलका और उबली हुई सब्जी? यस. बोरिंग हो जाएगा एकदम. एक्चुअली थोड़े दिन करेगी फिर छोड़ देगी, उससे एसिडिटी सही नहीं होगी. एसिडिटी इसीलिए हो रही है क्योंकि शायद उसका रूटीन खराब है. शायद वो बहुत लंबे लंबे गैप रख के खाना खा रही है, या शायद वो बहुत छोटे छोटे गैप रख के खाना खा रही है, या हो सकता है कि ऑपोजिट फूड ले रही है साथ में, जो विरुद्ध आहार है वैसा कुछ ले रही है. और हो सकता है कि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. अगर डाइजेशन सुधारना है तो अगेन सेम थिंग, रूटीन सही होना चाहिए. सुबह उठ के अगर वो भिगोए हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश ले ले तो उससे उसको फर्क पड़ेगा. खाना खाने के बाद अगर वो 1 चम्मच सौंफ खा ले तो उससे भी फर्क पड़ेगा. तकमरिया सीड्स जिसको बोलते हैं, तकमरिया अगर आपको पता हो, हाँ, तो वो आप पानी के अंदर भिगो के रखो, थोड़ा उसको फूलने दो और फिर वो पानी पी ले पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा, तो भी फायदा करेगा. मगर ये सब चीजें टेम्पररी हो पाएगी. परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि वो अपने खाने का टाइमिंग सही से रखे. अगर मैं लंच आज 12 बजे कर रही हूँ और कल मैंने 2 बजे या 3 बजे किया तो डेफिनेटली एसिडिटी होगी. आधा घंटा इधर उधर चलता है, मगर बहुत ज्यादा अगर गैप होगा तो एसिडिटी क्लियर नहीं हो पाएगी. थैंक यू मैम. थैंक यू. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल एसिडिटी की. थैंक यू मधु जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए. एक और क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस का, अगेन एक यंगस्टर का क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाउडर बहुत रेकमेंड किया जाता है जिम्स वगैरह में फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, और अक्सर जैनिज्म जो मतलब हम लोगों में ये भी देखा गया कि प्रोटीन डेफिशिएंसी थोड़ी रहती है हमें. तो वैसे तो आपने बताया कि पल्सेस वगैरह और ये सब, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और रोशनी डालें कि किस तरह से ये पाउडर के बिना और ये सब हम फिर भी इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन बॉडी बिल्डिंग एंड कितना लेना चाहिए कितना नहीं. सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैनिज्म में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. दैट इज रॉन्ग. मैं खुद भी जैन हूँ, मेरी शादी देसाई में हुई है, मगर आई एम जैन. तो ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट.
हम जो कुछ भी खाते हैं, भले हम रोटी खाए या चावल खाए या दाल खाए या कठोल खाए, इस सब में प्रोटीन होता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि मात्रा सब में अलग अलग रहती है। तो अगर हम पूरे दिन में थोड़े से ड्राई फ्रूट है, दाल कठोल का 2 या 3 बार कंजम्पशन है, अच्छा सा हमने नाश्ता कर लिया जिसमें हमने पोहा बनाया है सपोज, तो उसके अंदर हमने थोड़े से पीनट्स डाल दिए, या हमने स्प्राउट्स ले लिया खाने के साथ में, या हमने दही या छाछ या पनीर ले लिया डाइट में, तो प्रोटीन हमें इनफ मिल जाता है। प्रोटीन किसको कितना चाहिए वो थोड़ा सा वेरी करता है, मगर ऑन एन एवरेज 0.8 ग्राम्स एटलीस्ट 1 kg पर वेट के हिसाब से दिया जाता है। मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब चीजें गिन के नहीं की जाती। आज हम गिन लेंगे, कल नहीं गिन पाएंगे। तो वही बात आती है घूम फिर के कि अपने बॉडी के सुनो, वो कितना खा सकती है, कितना पचा सकती है, उस पे फोकस करो, ना ही क्वांटिटी पे फोकस करो। हो सकता है कि मैंने 15 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन ले लिया डाइट में पाउडर फॉर्म में, और उसमें से एब्जॉर्प्शन का लेवल मेरा बहुत कम हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। तो वो पूरा प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो ये सब चीज में मैटर करता है कि आपका बॉडी कितना कर सकता है, उस हिसाब से उसका कॉल लिया जाता है। और मैं प्रोटीन पाउडर मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती। 13 साल की ये फील्ड में मैंने अब तक किसी को भी रेकमेंड नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। सो मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि जो चीज पैकेट में है वो खराब है, जो चीज हमें नेचर दे रही है, जो फ्रेश अवेलेबल है, वो अच्छी है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, मैं समझती हूँ आज के, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी और बहुत ही सिंपल चीज। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी 3 टाइप की प्रवृत्ति रहती है, कफ, वात और पित्त। तो क्या हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से भी हमारी डाइट को होना चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल दें। जी देखिए, 3 टाइप के दोषास रहते हैं, पित्ता, वाता एंड काफा। तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है सब चीज का। जैसे कि पित्ता के अंदर ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है फायर और वाटर का। सो इट्स अ वेरी, दे कैन कीप अ गुड कंट्रोल ऑन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इवन ऑन हॉर्मोन्स। सो जो चीजें नेचुरली स्वीट है खाने में, जैसे ड्राई फ्रूट से या फ्रूट से, उसका कंजम्पशन वो कर सकते हैं। बिटर चीज में टर्मरिक हम रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, या हम एस्ट्रिंजेंट चीज जैसे जो पोमोग्रेनेट के अंदर होती है वो हम ले सकते हैं। सो बेसिकली कूलिंग फूड ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए और घर पे बना हुआ फ्रेश खाना खाना चाहिए। फिर आती है वाता की बात, तो वो कनेक्टेड रिफ्लेक्टेड है स्पेस और एयर से। तो उसमें फ्राइड फूड अवॉइड करने चाहिए और बाकी हम जो घर पे बनाते हैं वो सारा होम कुक फूड खा सकते हैं। फिर आती है बात कफा की, तो कफा के अंदर जो चीज पंजन टेस्ट है या बिटर टेस्ट है और एस्ट्रिजन टेस्ट है, वो सारी फूड हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट के अंदर। मगर किसको कौन कौन सी चीजें बेनिफिशियल करेगी वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है। किसी में एक ही डोशा होता है, किसी में 2 डोशा होते हैं, किसी में तीनों 3 होते हैं। तो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो हम उसमें इतना स्पेसिफिक नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सादा जीवन, उच्च विचार और अच्छा आहार, ये तीनों चीजें हैं कि हमारा जीवन बहुत सुखमय बन सकता है। बहुत सारी बातें आपने, छोटी छोटी बातें लेकिन जो कि डुएबल हैं, हम सब कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम माइंडफुल रहें, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और हमारी शरीर को सुने। आई थिंक उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जो प्रेसिडेंट है राहुल जी राठौड़ को, कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें, और फिर प्रियंक जी जिन्होंने सेशन स्टार्ट किया था उन्हीं को ही मैं इनवाइट करूंगी कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। तो राहुल जी, पहले ओवर टू यू। राहुल भाई साहब, आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए।
राहुल जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। Well, it's a very informative session for TPF Surat as well as the students as well. हम लोग काफी आभारी हैं आपके और हमारे साथ भी धर्मेंद्र जी सेठ हैं। हेलो। आपके 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड है तो थोड़ी सी वॉइस की हाउलिंग हो रही है, प्लीज एक को बंद कर दे। ये बंद कर दिया हमने। हेलो, या एम आई क्लियर? ठीक है, यस। कृतिका मैम हमारे साथ अभी जुड़े हैं धर्मेंद्र जी सेठिया जो सूरत टीपीएफ के ट्रेजरर भी हैं, और इस प्रोग्राम के लिए उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला हमको, और मेघना जी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो कृति मैम हम आगे भी आपसे इस प्रकार की आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, और हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी सेवा हमको इसी तरह से मिलती रहे। और शॉर्ट नोटिस में हमको आपने रिक्वेस्ट करी लेकिन आपने वो एक्सेप्ट करी। और यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत और फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आपको सबको पता है कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम एक प्रोफेशनल पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कभी पर्सनल रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपसे और व्यक्तिगत रूप से भी इस विषय में चर्चा करेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स अ लॉट मैम। विल लीव विद द नोटिस। थैंक यू भाई साहब। मैं आपको बता दूं कृति जी के जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं वो ना केवल यूजफुल हैं बल्कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर रेगुलरली आपको कुछ हेल्थ के बारे में टिप्स चाहिए, अभी क्या खाना चाहिए, कौन सा सीजन है, और वो पेज पे कि आप लोगों को जान के और यूज करके दोनों ही बातें बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डाइट कॉन्सेप्ट्स का जो पेज है वो आप सब फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच कृति जी कि आप हमारे फोन कॉल पे आपने अग्री किया और ये ऑनलाइन मोड पे हम लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई एंड आप हमसे जुड़ी। और मैं समझ सकती हूँ कि कई सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाइट की हेल्प से किस तरह से डिजीजेस भी क्योर हो जाएंगी और किस तरह से आप उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगी। आई एम वेरी श्योर दैट सब लोग, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे कनेक्ट करने के लिए वेट कर रहे होंगे। कृति जी अभी ये जो मुश्किल टाइम है इस टाइम पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देती हैं, तो यदि कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहे या कुछ तो प्लीज आप उनसे कनेक्ट इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। यदि प्रियंक जी अपना वीडियो ऑन करके एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापित करेंगे तो प्रियंक जी जो कि हमारे ग्रुप के सचिव हैं, तो मैं उनको मौका देना चाहूंगी। थैंक यू कृति मैम, आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और हम सबको बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ आपके सेशन से, और हम चाहेंगे कि आपने जो भी हमें समझाया है उसको फॉलो करें और आपकी सेवाएं लेने कभी भी हम पर्सनली भी आपसे मिलना चाहेंगे और सामाजिक तौर पर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपको याद। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस। मेघना जी थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, मुझे ये सेशन बहुत मजा आया एंड आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी टिप्पणी आपको आगे जाके काम लगे और आपको फायदा करे। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कृति जी, थैंक यू भाई साहब, राहुल जी, थैंक यू प्रियंक जी, थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू।